हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और हमारी एलिजाबेथन एज चली हुई है, उसमें हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर 4th है। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थॉट्स ऑफ डे देखते हैं। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वह मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोट का मतलब डालने का मतलब मेरा यही है भाई, आप जो सपने देख रहे हो उसके सामने मुश्किलें भी आएंगी, आपको मुसीबतों का सामना करेगा, लेकिन जो मुसीबतों को कवर करने के बाद जो आपकी मंजिल होगी वो बहुत सुंदर होगी। ठीक है, इसलिए मेहनत करते रहें और अपना लगे रहें। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब तक हम क्या कर चुके हैं स्टूडेंट्स? हमने कर लिया है एलिजाबेथन एज में पोइट्री की है, पोइट्री किया है, प्रोज किया है। ठीक है, पोइट्री में हमने एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, सोनेटर्स और सॉन्ग राइटर्स ये किए हैं। प्रोज में हमने पैम्फलेटर्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिकल नॉवेल्स ये किए हैं। ठीक है, आज हम कर रहे हैं, आज से शुरुआत कर रहे हैं हम ड्रामा। ठीक है, एलिजाबेथन एज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? इस एज में हमारा ड्रामा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, ड्रामा कैसे एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, चलिए देखते हैं। ड्रामा ऑफ एलिजाबेथन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन से पार्ट्स हैं वो? एक है हमारा मिडिवल ड्रामा, एक है मिडिवल ड्रामा, एक है मोरालिटी और है रेनेसा ड्रामा। मतलब मोरालिटी ड्रामा को क्या बोल सकते हैं? 15th सेंचुरी। क्या है ये? 15th सेंचुरी। जो ड्रामा है, ड्रामा के 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेडिवल ड्रामा, 15th सेंचुरी ड्रामा जिसको मोरालिटी ड्रामा भी बोल सकते हैं, और रेनेसा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मिडिवल ड्रामा। मिडिवल ड्रामा कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: 12th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, मिस्ट्री एंड मिरेकल्स। ठीक है, मेडिवल ड्रामा कहाँ से कहाँ तक स्टडी करना है हमें? 12th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक, और उसमें ये आते हैं हमारे। सबसे पहले हम देखेंगे 12th सेंचुरी के ड्रामा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। चलिए हम डिस्कस करेंगे मिडिवल ड्रामा। 12th सेंचुरी, इसमें मिडिवल ड्रामा में हमारे 4 टाइप से डिवाइड है ना। 12th सेंचुरी में 12th सेंचुरी के ड्रामा का एम क्या होता है? सबसे पहले हम वो देखें क्या एम था। द एम ऑफ दिस टाइम ऑफ ड्रामा was to teach the mass the tenets of the Christian faith by dramatizing the service of church at Christmas and Easter। मेन एम तो इनका ये था लोगों को टीच करना। ठीक है, जो हमारे स्क्रिप्चर में, जो इनकी बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ था ना, जो अच्छी बातें थी उनको लोगों तक पहुंचाना और प्रीच करना, उनको टीच करना। ठीक है, और ये सब कहाँ पे, किस टाइम ये ड्रामा कब होता था, कब इसकी परफॉर्मेंस होती थी? मतलब डेली तो नहीं होता होगा, कुछ ओकेशनली होता होगा। तो ये क्रिसमस और ईस्टर 2 फेस्टिवल होते थे, उसके आसपास होता था ये ड्रामा, परफॉर्म किया जाता था। और इसमें अगर ड्रामा होता है तो ड्रामा में तो परफॉर्मर भी होते होंगे, करैक्टर भी होते होंगे, प्लॉट भी मतलब, और उसके लिए कुछ बैकग्राउंड भी चाहिएगा, उसके लिए हमें सेटिंग या फिर उसकी कुछ इवेंट्स भी चाहिएंगे। क्या उसका कंटेंट होता था, क्या उसका रॉ मटेरियल होता था, कौन उसमें हीरो करैक्टर्स कौन रोल अदा करते थे। तो क्या एम क्या था? टीच करना पीपल को। और इसमें इसकी लैंग्वेज क्या होती थी? लैटिन लैंग्वेज होती थी। ठीक है, मतलब लैटिन में इसका सब्जेक्ट मैटर होता था, और लैंग्वेज बोलिए लिटर्जी लैंग्वेज होती थी। द एक्टर्स इस टाइम में क्लर्जी होते थे। क्लर्जी कौन होते हैं? लाइक पुजारी, पादरी। ठीक है, और स्क्रिप्चरल प्ले, मतलब उनका सब्जेक्ट मैटर कहाँ से उठाया जाता था? बाइबल से, बाइबल की टीचिंग्स होती थी। ठीक है, परफॉर्मेंस कहाँ पे? अगर ड्रामा है तो उसकी परफॉर्मेंस भी होगी, उसका सेटिंग भी होगी, कोई प्लेस होगा ना वहाँ पे वो परफॉर्मेंस देंगे। तो परफॉर्मेंस होती थी चर्च में। ठीक है, कहाँ पे इसको प्ले किया जाता था? थिएटर वगैरह अभी कुछ नहीं थे, चर्च में इसकी परफॉर्मेंस हो रही थी। लेटर इन चर्च यार्ड, जब चर्च में इतना प्लेस नहीं बचा, पीपल काफ़ी आने लगे परफॉर्मेंस देखने के लिए,
तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। तो क्या हुआ, चर्च से निकल के तो एक अलग स्पेस चर्च यार्ड में, मतलब जो बाहर का रास्ता जहाँ पर खुला स्थान होता था वहाँ पे उसको परफॉर्म किया जाता था। तो क्या है यहाँ से उनका एम क्या है, एम है टीच द मासेस। और कहाँ कब परफॉर्मेंस होती थी, क्रिसमस और ईस्टर ईव के आसपास। इनकी जो प्ले होते थे वो लैटिन में होते थे और लैंग्वेज क्या होती थी, लिटर्जी। हाँ, सबसे पहले ये देखिए आप, लिटर्जी इसका मतलब क्या है। लिटर्जी का मतलब है जिस लैंग्वेज में जो हमारे क्रिश्चियंस वर्शिप करते हैं ना गॉड की, उसको लिटर्जी बोला गया है। उस लैंग्वेज में ही वो उनकी लैंग्वेज भी, जो ड्रामा होता है 12th सेंचुरी का, वो भी लिटर्जी लैंग्वेज में होता है। ठीक है, अ टाइप ऑफ क्रिश्चियन वर्शिप। ठीक है, टाइप नहीं मतलब उनका वे ऑफ वर्शिप, पूजा करने का स्टाइल उनका। ठीक है, अब देखते हैं हम 15th सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट होती है, कैसा ड्रामा होता है। मिडिवल ड्रामा का ही पार्ट है। 15th सेंचुरी में क्या होता है, क्रिसमस ईव वर नाउ कंबाइंड इनटू वन साइकिल। पहले लाइक क्रिसमस कब होता है, 25 दिसंबर को होता है ना, ऐसे ईस्टर होता है। तो इसमें क्या होता था, इसके आसपास होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, इसको एक वो फेस्टिवल होता था भाई, अलग अलग नाप लेकर के, अलग अलग फेस्टिवल पे नाप लेकर के, सिर्फ एक दिन ही मतलब एक फेस्टिवल के टाइम पे ही इसकी परफॉर्मेंस की जाए, ऐसे इसकी वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, तो इन्होंने कॉर्पस क्रिस्टी, एक फेस्टिवल होता है, उन्होंने सोचा हम सिर्फ कॉर्पस क्रिस्टी पर ही इनकी परफॉर्मेंस करेंगे और एक साइकिल बना लिया, वन साइकिल ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब साइकिल मतलब लाइक हमारे इधर रामलीला होती है ना, लाइक दशहरा पे हमारी रामलीला होती है, एक साइकिल होता है उसमें भी 10-15 दिन का, इस दिन से लेके इस दिन तक रामलीला चलेगी हमारी। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एक कॉमन जो फेस्टिवल को चूज कर लिया, कॉर्पस क्रिस्टी। ठीक है, कॉर्पस क्रिस्टी क्या होता था, कॉर्पस क्रिस्टी में ना एक कॉमन फीस्ट होता है। कॉमन फीस्ट मतलब लोग इकट्ठे होकर उसमें खान पान करते थे, उनका भोजन लोग इकट्ठे करते थे, इंजॉय करते थे, और ये जो इनकी परफॉर्मेंस होती थी ना ड्रामा की, वो देखते थे। और ड्रामा का क्या सब्जेक्ट मैटर होता था, कौन इसमें रोल अदा कर रहे हैं, अब 15th सेंचुरी की बात आ रही है, वो देखते हैं। क्या समझ आया, 12th सेंचुरी में किस टाइप का ड्रामा चल रहा था और किस फेस्टिवल पे होता। लेकिन 15th सेंचुरी में क्या हुआ, अब क्रिसमस और ईस्टर का इसकी जगह किसने ले ली, कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल ने। और ये कैसा होता था, यहाँ पे लोग इकट्ठे होकर अपना भोजन लेते थे और परफॉर्मेंस करते थे और उसको देखते थे। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी 15th सेंचुरी की बात चली हुई है। देयर लैंग्वेज वॉज इंग्लिश, उनकी लैंग्वेज क्या थी, लिटर्जी। लेटिन में उनका वो प्ले लेटिन के होते थे, लेकिन लिटर्जी उनकी लैंग्वेज होती थी। अब लैंग्वेज क्या आ चुकी थी, अब लैंग्वेज आ चुकी थी हमारी इंग्लिश 15th सेंचुरी में। मिक्सचर ऑफ कॉमिक एलिमेंट, अभी थोड़ा कॉमिक एलिमेंट भी आ चुके थे, थोड़ा मजाक भी होने लगा था इसमें। पहले थोड़ा सीरियस होते थे क्योंकि क्लर्जी था और बाइबल के सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सीरियस रहता था। लेकिन थोड़ा कॉमिक एलिमेंट भी डाला जाने लगा ताकि पीपल फील रिलीफ। चर्चयार्ड कुड नॉट होल्ड द, हाँ अब क्या होता था, पहले चर्च में होते थे, फिर थोड़ा थोड़ा जैसे क्राउड बढ़ने लगी वो चर्चयार्ड में जाने लगे। लेकिन अब चर्चयार्ड भी छोटा पड़ने लगा लोगों के, क्योंकि जो क्राउड है काफ़ी बढ़ने लगी। तो परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले, ये परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले वाज टेकन ओवर बाय द टाउन। अभी टाउन में आ गया ड्रामा, चर्च से निकल के कहाँ पे आ गया, टाउन में, जहाँ पे काफ़ी स्पेस होता था वहाँ पे परफॉर्मेंस करने लगे पीपल। ठीक है, तो और क्या था ये जो कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल होता था, वो उसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। इट वाज सेलिब्रेटेड विद ए पीजेंट और प्रोसेसन। पीजेंट और प्रोसेसन मतलब एक मूविंग प्लेटफॉर्म होता था। मूविंग प्लेटफॉर्म क्या मतलब, प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो होता था ना, जहाँ पे ये ड्रामा की परफॉर्मेंस होती थी, उसका मतलब ये नहीं वो मूव कर रहा है, मतलब परफॉर्मेंस मूविंग में हो रही है। जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके अपने एक्शन होते हैं, वो कुछ इधर से उधर हिल रहे हैं, लाइक रामलीला में होता है ना, वो अपने अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। एक बंदा एक जगह खड़े होके सब डायलॉग नहीं बोल रहा है, अलग अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं और मतलब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, ना कि सिर्फ डायलॉग बोले जा रहे हैं। ठीक है, अगर झगड़े की बात आती है तो वो झगड़ा भी कर रहे हैं,
अगर कुछ सेलिब्रेशन की बात आती है तो सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड विद पीजेंट और परफॉर्मेंस, ठीक है। दैट इज़ वाई दे वर कॉल्ड पीजेंट प्ले, ठीक है। इस टाइम में जो ड्रामा होते थे उनको क्या बोला गया, पीजेंट प्ले। लाइक रामलीला का जो मैं एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, मतलब वो मूविंग प्लेटफॉर्म होता था, ठीक है। ये क्या, और इनका सब्जेक्ट मैटर वही स्क्रिप्चर होता था। स्क्रिप्चर मतलब बाइबल। स्क्रिप्चर क्या होते हैं, लाइक हमारी महाभारत, हमारे जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उनको स्क्रिप्चर बोला जाता है। तो उसमें क्या सब्जेक्ट मैटर होता है, सब्जेक्ट हमारे रामलीला में क्या सब्जेक्ट मैटर होता है, हमारे जो भगवान राम हैं उनका बर्थ कैसे हुआ, वो कैसे बड़े हुए, कैसे फिर उनका वनवास मिला उनको, ऐसे बताया जाता है ना उनकी लाइफ के बारे में। ऐसे ही यहाँ पे होता था कैसे जो क्राइस्ट हैं, गॉड क्राइस्ट, उनका कैसे बर्थ हुआ, कैसे उनका क्रूसिफिकेशन हुआ, लास्ट में उनको वो सूली पे चढ़ा दिया जाता है ना, तो उसको वो बताया जाता था थ्रू ए साइकिल ऑफ प्ले कॉल्ड मिरेकल्स और मिस्ट्री। क्या होता है यहाँ पे, अब ये जो इनके जो साइकिल ऑफ प्ले है ना, इनको दो टाइप से में डिवाइड किया गया है, मिरेकल्स और मिस्ट्री, ठीक है। मिरेकल्स प्ले कौन से होते हैं, एक मिनट। तो ये जो इस टाइम पे जो ड्रामा प्ले कर रहे होते हैं, जो जिस ड्रामा की परफॉर्मेंस होती थी जो टाउन्स में, उसमें उसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है, मिरेकल्स और मिस्ट्री प्ले, ठीक है। मिरेकल्स प्ले क्या होते हैं और मिस्ट्री प्ले क्या होते हैं। मिरेकल्स लाइक आगे डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले यहाँ समझने की क्या बात है, यहाँ पे क्या लैंग्वेज आ चुकी थी, इसमें जो कॉमिक एलिमेंट आ चुके थे, और कहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस होती थी, टाउन में होती थी, और इनको पीजेंट प्ले बोला गया है। और क्यों बोला गया है, क्योंकि दे वर परफॉर्म्ड ऑन ए मूविंग प्लेटफॉर्म विच इज़ कॉल्ड पीजेंट, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो ये साइकिल ऑफ प्ले होते हैं इनको मिरेकल्स और मिस्ट्री प्ले में डिवाइड कर दिया जाता है। लाइक कुछ प्ले होते हैं जो क्रिस्ट के लाइफ पे बेस होते हैं, जिनका सब्जेक्ट मैटर क्राइस्ट होते हैं, और कुछ प्ले ऐसे होते हैं जो सेंट्स होते हैं उनकी लाइफ पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। उनकी क्वालिटी, उनके बारे में बताया गया है, उनके वर्चूज़ के बारे में बताया जाता था। गिल्ड्स कुछ यहाँ पे लाइक इतने बड़े लेवल पे परफॉर्मेंस हो रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेता होगा ना इस परफॉर्मेंस की। टाउन में जाके परफॉर्मेंस हो रही है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेता होगा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गिल्ड्स की, ठीक है। गिल्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, जो एक ट्रेड यूनियन होती थी, ठीक है, जो ट्रेड्समैन होते थे टाउन के। लाइक अगर इन्हें कुछ फ्लड वगैरह दिखाना है तो सिपरेक गिल्ड्स ऑफ सिपराइट्स, और अगर कुछ ऑर्नामेंटल लाइक मेटल्स यूज़ करने होते, लाइक गोल्ड वगैरह यूज़ करने होते थे तो गिल्ड ऑफ गोल्ड स्मिथ वो हैंडल करते हैं, ठीक है। जो ट्रेडमैन जो शिप से रिलेटेड या वाटर से रिलेटेड जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं सी में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे वाटर से रिलेटेड, लाइक फ्लड लेके आना है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। या फिर गोल्ड वगैरह का कोई सीन होता है, वो गोल्ड प्रोवाइड करना, वो ये गोल्ड स्मिथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। इसको इस पार्ट को प्ले करें या इसको अच्छे से प्ले करवाएं, ठीक है, ये बात है। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी बात आती है हमारी जो हमने डिस्कस किया था, मिरेकल्स एंड मिस्ट्री प्ले। मिरेकल्स प्ले बेस्ड ऑन, एक मिनट, मिरेकल्स प्ले बेस्ड ऑन लाइफ्स ऑफ सेंट्स, ठीक है, वो सेंट्स की लाइफ पे बेस होते हैं। देयर आर 4 साइकिल्स नेम्ड आफ्टर देयर टाउन, ठीक है। और जो ड्रामा होता है इस टाइम पे वो डिवाइड किया 4 साइकिल्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और वो कौन से हैं, ये हैं साइकिल ऑफ यॉर्क, साइकिल ऑफ चेस्टर, साइकिल ऑफ कोवेट्री एंड वेकफील्ड साइकिल, ठीक है, वेकफील्ड साइकिल। और ये क्या है, ये जो यॉर्क है, चेस्टर, ये प्लेस का नाम है, उनके नाम के ऊपर इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ये जो जैसे साइकिल ऑफ यॉर्क, यहाँ पे ड्रामा की 48 सीरीज़ होती थी, साइकिल ऑफ कैस्टर में 42 सीरीज़ होती थी प्ले की, और साइकिल ऑफ कोवेट्री में 25 सीरीज़ होती थी, वेकफील्ड साइकिल में 32 सीरीज़ होती थी। जो वेकफील्ड साइकिल है, जो साइकिल ऑफ वेकफील्ड है, दे आर आल्सो कॉल्ड टाउनली प्ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आफ्टर द फैमिली दैट ओन देम, ठीक है, उस फैमिली के नाम पे बेस्ड है टाउनले प्ले। वेकफील्ड जो साइकिल है उसको क्या बोला गया है, टाउनले प्ले। और ये याद रख लेना उसमें कितने सीरीज के प्ले होते हैं, कितनी सीरीज होती है प्ले की, ठीक है। लाइक हमारे यहाँ रामलीला 10 या 12 दिन चलती है शायद, तो उसमें 10 प्ले हो गई ना। ऐसे ही किसी में 40 होता था, किसी जगह 42, किसी जगह 32 या किसी जगह 55 सीरीज होती थी, ठीक है। मिरेकल्स प्ले की बात हुई है, वो 4 टाइप से डिवाइड कर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाउन, और वो बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट्स, ठीक है। अभी बात करेंगे हम मिस्ट्री प्ले। दे वर बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ क्राइस्ट। मिस्ट्री प्ले क्या होते हैं, उनका सब्जेक्ट मैटर क्या होता था, क्राइस्ट, और मिराकल्स का सेंट्स, ठीक है। सबसे पहला मिस्ट्री प्ले है हमारा लूडस सांता डी कैथरीना, ठीक है। टाइम है इनका 1110 AD। याद रख लेना इसको, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ से सब कुछ इम्पोर्टेंट है। चलिए, हो गए हमारे मिराकल्स और मिस्ट्री प्ले। अभी बात करते हैं हम मोरालिटी प्ले, ठीक है। अभी बात करते हैं हम मोरालिटी प्ले कैसे होते थे। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एलेग्री ऑफ ह्यूमन लाइफ शोविंग मैन स्ट्रगलिंग बिटवीन गुड एंड इविल। मोरालिटी प्ले वो होते हैं जहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ की एलेग्री दिखाई गई है, ह्यूमन लाइफ को दिखाया गया है। एलेग्री क्या होती है, मतलब जब एक आइडिया को, मैं बार बार बताती हूँ, जब एक आइडिया को किसी सिंबल के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, तो इसमें क्या होता था, अभी ह्यूमन लाइफ की एलेग्री दिखाई गई है, ठीक है। तो और क्या दिखाया गया है, वहाँ पे दिखाया जाता था गुड और इविल में कैसे, कौन अच्छा है, किसकी विक्ट्री होती है, गुड और इविल, ठीक है। द करेक्टर्स वर एब्स्ट्रैक्शन पर्सोनिफिकेशन ऑफ वर्च्यू। करेक्टर्स कौन होते हैं, 12th सेंचुरी में हमारे कौन होते थे, मिडिवल टाइम में करेक्टर्स मतलब जो परफॉर्म करते थे क्लर्जी होती थी। अब यहाँ पे क्या आ गए हैं, जो पर्सोनिफिकेशन ऑफ वर्च्यू एंड वर्ची, जो वर्च्यू एंड वाइस, ठीक है। जो करेक्टर्स हैं उसकी पर्सोनिफिकेशन होते हैं, लाइक ब्यूटी है, ब्यूटी की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपना पार्ट प्ले करती है। और लाइक रीजन एज ए करेक्टर दिखा दिया जाता है, ठीक है। वो अपने वर्च्यू एंड वाइस, वो अपने गुण दिखा रहा है, वो किस टाइप की है, तो इस टाइप से चलते हैं। तो ये क्या है, मोरालिटी प्ले क्या है, एलेग्री ऑफ ह्यूमन लाइफ है, और करेक्टर्स प्रेजेंट वर्च्यू एंड वाइस, और करेक्टर्स अपने जो क्वालिटी दिखाते हैं, उनमें क्या क्वालिटी है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोरालिटी प्ले के, कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस, मैनकाइंड, हिक्स कॉर्न, एवरीमैन, लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन बाय जॉन बनियान, इंपॉर्टेंट, नेक्रोमेंसर, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टाइटल इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। मतलब ये मोरालिटी प्ले थे, सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, लास्ट के तीनों याद कर लेना, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टाइटल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और ये अभी जो एवरीमैन आया है उसकी थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं, क्या है इसकी स्टोरी है। एवरीमैन क्या होता है, अभी बताया है ना, जो करेक्टर्स होते हैं वर्च्यू एंड वाइस। जो एवरीमैन है, लाइक एवरीमैन तो कुछ मीनिंग होता है ना, कोई भी आदमी, तो सबके लिए बताया गया। ये एलेग्री ऑफ ह्यूमन लाइफ है, भाई सबको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे गुड और इविल में से सिलेक्शन करना चाहिए। तो इसमें एवरीमैन किसी इंसान को नाम दे दिया जाता है, लाइक हेमलेट की तो कोई क्वालिटी नहीं है ना, हेमलेट तो सिर्फ नाम है किसी का, लेकिन एवरीमैन या रीजन या विल, ब्यूटी, ये तो इनकी तो क्वालिटी है। अगर वर्ड को देखें तो इनमें बता सकते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, हेमलेट को नहीं डिफाइन कर सकते ना। तो इस टाइप से होते हैं जो करेक्टर्स होते हैं, वो खुद ही वर्च्यू अपने गुण को दर्शाते हैं। तो एवरीमैन यहाँ पे क्या है, एवरीमैन सबके, हर आदमी के बारे में बताया गया है। जब वो उसको डेथ उसको जब गॉड के पास लेके जाती है ना, तो वो सबसे कंपनी मांगता है, सबको बोलता है मेरे साथ चलो। लाइक वो बोलता है फेलोशिप, ये फेलोशिप है, FELL, फेलोशिप, किंडर्ड, गुड्स, डीड्स बट इन वेन, ठीक है। फेलोशिप अपने फ्रेंड को बोलता है, किंडर्ड अपने रिलेशंस को बोलता है, ठीक है। ये इनका मतलब है, ये इनकी रिलेशन की एलेग्री है, किंडर्ड फ्रेंड्स की एलेग्री है, फेलोशिप, एंड गुड्स
अर्थली पोसेसन, न कि गुड। अर्थली पोसेसन की एलेगरी है गुड्स। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो ये सबके पास जाता है, सब मना कर देते हैं इसके साथ चलने, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जाती है इसके साथ, गुड डीड्स। जो अच्छा जो उसने काम किया है ना, वो चीज़ें उसके साथ जाती हैं। तो मोरल आपको पता चल गया क्या, कैसे करेक्टर्स दिखाए गए हैं? ठीक है, क्लियर हो गया ना अब कैसे करेक्टर होते थे, कैसे क्या चल रहा होता है स्टोरी में। ठीक है, उनके नाम ही बता रहे होते हैं कि वो क्या हैं और किस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए, किसको नहीं, गुड वर्सेस इविल। अभी बात करते हैं हम रेनेसा ड्रामा। ठीक है, थर्ड टाइप है रेनेसा ड्रामा। रेनेसा अभी जो चला हुआ है, जो हमारी एज में भी चला हुआ है ना, वो रेनेसा ड्रामा। उसकी क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, वो कैसा होता है, कैसे एग्जिस्टेंस में आया। अब तो हमने देखा मेडिवल कैसे एग्जिस्टेंस में आया, फिर उसमें मिस्ट्री और मोरालिटी ये देखे कैसे होते हैं। अभी बात करते हैं हम रेनेसा ड्रामा, इसमें क्या क्वालिटी होती है। मिरेकल्स डिक्लाइन, अभी मिरेकल्स यहाँ पे उनका जो पतन आ चुका है, और मोरालिटी जो मोरालिटी प्ले होते हैं वो क्या वो सेकुलर बनने लगते हैं धीरे धीरे। सेकुलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, जिनका कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, स्केलेटन्स जो ये मोरालिटी प्ले के एग्जाम्पल हैं, सिर्फ नाम याद रखना और कुछ नहीं। यहाँ पे स्केलेटन कौन होते हैं? हमारे जो चौसरियन में आए थे ना, जॉन स्केलेटन। ठीक है, उनका एक वर्क होता है जो मोरालिटी प्ले है लेकिन सेकुलर है। स्केलेटन्स का मैग्निफिशेंस पब्लिश्ड इन 1516, द फोर एलिमेंट, विट एंड साइंस, सिर्फ टाइटल, ओनली टाइटल। अब कुछ और जो हमारे हैं मोरालिटी प्ले हैं, एक मिनट। लाइक लिंडसे का है सैटायर ऑफ 3 स्टेट, बिशप बेल्स, किंग जॉन। ठीक है, ये भी मोरालिटी है, और कुछ रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने इनका यूज़ किया मोरालिटी प्ले का। ठीक है, और उनके थ्रू कुछ अपने जो आइडिया होते हैं उसको प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं। दे प्रोपोगेट देयर ओन आइडिया थ्रू सच प्लेज, लाइक लिंडसे का है और बिशप बेल का। और इसमें कौन सी 3 स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं लिंडसे हमारे? ये स्कॉटलैंड से था ना, ये भी चौसरियन राइटर हैं। ठीक है, द 3 स्टेट्स सेटराइज बाय लिंडसे आर कौन सी होती है? क्लर्जी, नोबलिटी एंड सिटीजन। सैटायर ऑफ 3 स्टेट बोला है ना, तो किसके ऊपर सैटायर किया है लिंडसे ने? क्लर्जी पे, नोबलिटी पे और सिटीजन पे। फिर बिशप बेल, किंग जॉन। ठीक है, इसका टाइटल याद रख लेना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना इसको। ठीक है, मोरालिटी टूक ए लॉन्ग स्टेप फॉरवर्ड व्हेन इट डेवलप टू ए काइंड ऑफ प्ले कॉल्ड इंटरल्यूड। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मोरालिटी पहले सेकुलर में चेंज हो गया और धीरे धीरे क्या कर रही है, अभी थोड़ा आने लगा था ना कॉमिक रिलीफ आने लगी थी ना, थोड़ी थोड़ी कॉमिक एलिमेंट आ गए थे हमारे प्ले में, तो इंटरल्यूड में डेवलप हो जाता है। एक टाइप ऑफ कॉमेडी होती है ये। ठीक है, एक शॉर्ट कॉमेडी होती है बिटवीन 2 सीरियस एक्ट्स। इंटरल्यूड इज ए कॉमिक रिलीफ बिटवीन 2 सीरियस एक्ट। समझ आ गई? जो सीरियस एक्ट चल रहे हैं उनके बीच में एक छोटा सा थोड़ा हंसी मजाक का सीन आ गया, उसका स्टोरी से कोई रिलेशन नहीं होता, कोई रिलेशनशिप नहीं होती, ना ही वो स्टोरी के डेवलपमेंट में कोई प्रोग्रेस करता है, ना उससे करेक्टर उसके कोई लेना देना नहीं होता। वो बस एक कॉमिक रिलीफ के लिए आता है, हंसी मजाक के लिए आता है, उसको इंटरल्यूड बोला गया है। और यहाँ से बोलते हैं जो हमारी कॉमेडी एग्जिस्टेंस में आई, इनसे निकल कर हमारी कॉमेडी आई। लाइक हमारी ट्रेजेडी कोरस से निकल कर आई है। ठीक है, और इसको इंटरल्यूड से हमारी कॉमेडी आई है। ठीक है, तो मोरालिटी डेवलप इनटू इंटरल्यूड। द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर ऑफ दिस इंटरल्यूड वाज, सबसे जो अच्छे राइटर हैं जिन्होंने ये इंटरल्यूड लिखे हैं वो हमारे जॉन हेवुड, जो एक म्यूजिशियन होते थे। हेनरी 8th, अरे ये हेनरी 8th है, यहाँ पे हेनरी 8 कर लेना इसको। जॉन हेवुड हैं जिन्हें सबसे अच्छे इंटरल्यूड लिखे हैं, और हेनरी 8th की कोर्ट के पोइट हैं वो। अभी देखते हैं, इनका था एक 4 P's। ठीक है, 4 P's, ये इनका एक इंटरल्यूड होता है। इसकी स्टोरी देख लेते हैं। विच इज़, इनमें जो 4 P होते हैं, मतलब P1 P2 लाइक, तो P1 क्या होता है? पामर, एक पाल्मर होता है, एक पार्टनर होता है, एक पोथिकेरी एंड एक पेडलर होता है। ठीक है, और इनमें ये बहस होती है सबसे अच्छा झूठ कौन बोल सकता है। ठीक है,
और सब मतलब बिगेस्ट लाई कौन बोल सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारे फार्मर हैं ये बताते हैं नेचुरली आई मच ट्रैवल्ड मैन, वो एक काफ़ी ट्रैवल मतलब इधर उधर जाते रहते थे, तो वो बताते हैं मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया है, बहुत स्पेस देखे हैं, बट आई नेवर वंस मैट ए वुमन हु इज़ आउट ऑफ टेम्पर। ठीक है, ये बोलते हैं, और वो सब उसको ही विनर बना दिया जाता है। ठीक है, द अदर एग्रीज दैट दिस इज़ द प्राइज विनिंग लाई, ये सबसे बड़ी झूठ है। ठीक है, जो इसने बोला है पामन। आपने को क्या याद रखना है, यहाँ से याद रखना है इन चारों का नाम, 4 Ps कौन होते हैं और किस बात पे इनकी वो जो डिबेट होती है या डिस्प्यूट क्या चल रहा है, और कौन जीतता है इसमें, और सबसे बिगेस्ट लाई क्या बोली है। मतलब ही नेवर वंस मैट ए वुमन हु इज़ आउट ऑफ टेम्पर। ठीक है, बस इतना ही, पर इंपॉर्टेंट है ये, जॉन हेवुड का है ये। अब बात करते हैं हम फर्स्ट कॉमेडी और फर्स्ट ट्रेजेडी। अभी डेवलपमेंट, ड्रामा की डेवलपमेंट चल रही है ना, तो हमें पता होना चाहिए ट्रेजेडी, सबसे पहले ट्रेजेडी क्या है, सबसे पहला कॉमेडी क्या है। इस टाइम में काफ़ी जिस वो डेवलपमेंट हुई है ना, तभी तो इसी एज को गोल्डन एज बोला गया है, गोल्डन पीरियड बोला गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी वॉज राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, रिटन बाय निकोलस उडाल, पब्लिश इन 1553। इंपॉर्टेंट है ये, 1553 में पब्लिश होती है ये। एक मिनट, कब पब्लिश होती है, 1553 में। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर है और रिटन बाय निकोलस उडाल। एक ये सबसे पहली कॉमेडी है। ठीक है, ही वॉज ए हेडमास्टर ऑफ एटन, हेडमास्टर है ये ऑफ एटन, जो निकोलस उडाल के बारे में बात हो रही है ये। उसने कहाँ से इमिटेशन की है, किसके ऊपर बेस्ड है इनकी ये जो कॉमेडी है, प्लस जो प्लूटस हैं और टेरेस हैं, ठीक है, उनके ऊपर बेस्ड है इनकी कॉमेडी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट्स, 5 एक्ट हैं इसमें। क्या समझ आया? सबसे पहली कॉमेडी क्या है, उसका पब्लिकेशन डेट क्या है, और इंस्पिरेशन कहाँ से ली है, निकोलस उडाल ने, प्लूटस और टेरेस से। ये कौन थे, ये लेटिनिस्ट थे, लेटिन राइटर होते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा इसकी स्टोरी देख लेते हैं। एक मिनट, इसकी स्टोरी क्या है। इसमें जो राल्फ, जो कि टाइटल में है हमारा, राल्फ एक पुलिस बैगार्ड होता है और एक मैथ्यू मैरीग्रिक होते हैं। और क्या करते हैं, ये मिस्चीवियस फनी सर्वेंट होता है। क्या करता है ये जो डैम कंस्टेंस है, जो हीरोइन है, उसको एक लव लेटर लिखता है राल्फ, और जो ये मैथ्यू होता है इसकी पंक्चुएशन कुछ चेंज कर देता है, और दैट लीड्स टू एक कॉमेडी। ठीक है, और जो ये डैम है ये इससे गुस्सा हो जाती है उसका लव लेटर सुनने के बाद, और उसको बाहर भगा देती है पीट कर। और फिर बाद में पता चलता है ऐसे ऐसे जो मैथ्यू है उसने पंक्चुएशन वगैरह चेंज की है, और वो लेटर ही एक कॉमिक एज ए कॉमेडी उभर कर आता है। ठीक है, ये है इसकी स्टोरी। बस हल्का सा याद कर लेना इसका, मैथ्यू, डैम एंड राल्फ। ज़्यादा डीपली नहीं जाना, बस इसका याद रखना है कहाँ से इसकी इंस्पिरेशन है, कितने इसमें एक्ट्स हैं, एक्ट्स भी याद रखने हैं, 5 एक्ट्स हैं। अगर पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ लेना। अब इसी टाइम में एक फार्स आता है। ठीक है, फार्स ये भी एक कॉमेडी का ही टाइप होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा फार्स क्या है, गैमर गर्टन्स नीडल। ठीक है, गैमर गर्टन एक राइटर है, उनका जो नीडल वर्क है उसको फर्स्ट फार्स बोला गया है। ठीक है, इन इंग्लिश लाइफ, इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें क्या होता है, एक गैमर गर्टन लूज हर नीडल, जो गैमर गर्टन है उनकी वो जो नीडल क्या बोलते हैं, सुई गुम हो चुकी है, और वो इधर उधर सब जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती। वो बोलते हैं मेरी चोरी हो गई है, किसी ने चुरा लिया। लेकिन जो एक होते हैं उनके होज, एक मैन होते हैं, वो जब चिल्लाते हैं तब पता चलता है उनकी पैंट से निकलती है वो जो कि नीडल है। ये एक फार्स है, रस्टिक फार्स। इट इज़ ए टाइप ऑफ कॉमेडी। अभी बात करते हैं हम फर्स्ट ट्रेजेडी। इसकी ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपसे। ठीक है, सबसे पहली ट्रेजेडी क्या होती है, ये होती है हमारी गोरबोडक। इसका सब टाइटल है फेरेक्स एंड पोरेक्स। इट इज़ इन ब्लैंक वर्स, किया था ना हमने, स्टील ग्लास और ये गोरबोडक बोथ आर इन ब्लैंक वर्स। ठीक है, रिटन बाय सैकविल एंड नॉर्टन। ठीक है, और पब्लिश इन 1561। अब स्टोरी क्या होती है इसकी, इसमें जो फेरेक्स एंड पोरेक्स हैं ये ब्रदर हैं दोनों, और गोरबोडक इनका फादर है।
जो गोरबोडक होता है फेरेक्स को अपना हायर बनाने की कोशिश करता है, इनको बोलता है भैया आज से आप राजा बन जाना। लेकिन जो पोरेक्स हैं वो इससे मतलब अपसेट हो जाता है और वो अपने ब्रदर को मार देता है, एल्डर ब्रदर को। इसके बदला लेने के लिए जो इसकी मदर हैं, मदर का नाम याद कर लेना, वो अपने छोटे बेटे को छोटा बेटा बड़े बेटे को मार देता है, और जो मदर होती है वो छोटे बेटे को मार देती है। और जो इतना कुछ हो चुका है, तो इस किंगडम में जितने भी होते हैं एक सिविल वार छिड़ जाती है, और जो पब्लिक है वो दोनों किंग और क्वीन को मार देते हैं। ठीक है, ऐसे एनार्की छा जाती है। ये चल रहा है इसमें। इसकी इंस्पिरेशन है रोमन ट्रेजडियन सेनेका से है। ट्रेजडियन में तो वही होते हैं ना, सेनेका से ही उठाई जाती है। ये सबसे अच्छे वो ड्रामाटिस्ट हैं ट्रेजडी के। ठीक है, ये स्टोरी चल रही है, देख लेना इसको। अभी बता चुकी हूँ मैं जो ब्लैंक वर्स यूज़ हुआ है, और जो ब्लैंक वर्स है जो हमारे जो टॉमस कीड हैं, एक यूनिवर्सिटी बीट है, ये ग्रुप ऑफ राइटर है, उसमें आते हैं टॉमस कीड। वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी मैं। उनका एक वर्क होता है स्पेनिश ट्रेजडी, और क्रिस्टोफर मार्लो, ये भी यूनिवर्सिटी बीट है, टेमरलिन, बोथ वर्क्स आर रिटन इन ब्लैंक वर्स। ठीक है, ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं। द प्ले सेंट्सबरी इस टाइम के प्ले को क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि इस टाइम का जो प्ले हैं, ड्रामा है, काफ़ी फ्लोरिस्ट थे, काफ़ी अच्छे डेवलप्ड थे, लेकिन सेंट्सबरी यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं। ऑफ दिस ट्विलाइट पीरियड ऑफ इंग्लिश ड्रामा हैव नो पोइटिक एंड ड्रामेटिक मेरिट, ये सेंट्सबरी बोलते हैं इस टाइम के ड्रामा को। अब यहाँ नेशनल थिएटर एग्जिस्टेंस में आने लगे हैं। रिफॉर्म चर्च वाज होस्टाइल टू द थिएटर, लेकिन जो रिफॉर्म्ड चर्च थे, रिफॉर्म्ड चर्च कौन सी होती है, जो प्यूरिटन डिमांड कर रहे होते हैं ना, चर्च को रिफॉर्म करो, वो थिएटर के अगेंस्ट होते हैं। लेकिन थिएटर एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी थिएटर तो आने ही है ना, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा हो रही है, तो उनको परफॉर्मेंस करने की जगह भी चाहिए, तो थिएटर आने ही है। लेकिन जो प्यूरिटन है, रिफॉर्म चर्च है, वो इसके अगेंस्ट है अभी भी। तो क्या चलता है यहाँ पे, जो करेक्टर्स होते हैं, जो परफॉर्मर होते हैं, जो प्ले चल रहे होते हैं इस टाइम पे, रिलीजियस भी आए हैं, मिस्ट्री भी आए हैं, मिरेकल्स भी आए हैं, मोरालिटी आए हैं। यहाँ पे करेक्टर्स तो आ रहे हैं। ठीक है, कॉमन मैन भी आ चुका है अभी एज ए करेक्टर। तो जो कॉमन मैन होते थे ना, पहले तो क्लर्जी होती थी, उनको वैल्यू दी जाती थी, क्योंकि वो पीपल को टीच करने के लिए परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कॉमन मैन एग्जिस्टेंस में आया एज ए करेक्टर, एज ए परफॉर्मर, दे वर रिगार्डेड एज रफ एंड वैगाबर्न, उनको समाज में अच्छा नहीं समझा जाता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को, ये जो नोबल्स होते हैं ना, उनसे अपना नाम जोड़ दिया, लाइक अर्ल ऑफ लाइसेस्टर सर्वेंट। एक मिनट, अर्ल ऑफ लाइसेस्टर सर्वेंट, ये सर्वेंट कौन है, ये जो परफॉर्मर हैं, एक्टर हैं, कौन है, ये एक्टर्स हैं। और अर्ल ऑफ लाइसेस्टर इनका जो पैटर्न लगा लो, इनका नोबल मैन लगा लो, किंग लगा लो, कोई भी जो हायर अथॉरिटी से पर्सन होते हैं। ठीक है, याद रखना। वैसे यहाँ पे पूछा जाता है कंपनी कौन सी है एलिजाबेथन एज में। एक तो है अर्ल ऑफ लाइसेस्टर सर्वेंट, और दूसरी है लॉर्ड चैम्बरलेन सर्वेंट। ठीक है, ये कंपनी का नाम है, इन्होंने जो कंपनी बनाई थी एक्टर्स ने मिलके। और सबसे पहले अभी थिएटर्स आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। सबसे पहला थिएटर था, थिएटर नाम से ही था, वो उसका नाम ही थिएटर था, और इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1570। ठीक है, ये फर्स्ट थिएटर था, पूछा जाता है यहाँ से, और ये कंपनी का नाम पूछा जाता है। और यहाँ ये मोस्टली होते थे बैंक ऑन द थेम्स क्या है, जो एक लाइक हमारी गंगा है ना इंडिया में, ऐसे इनकी थेम्स है, एक पवित्र नदी। ठीक है, उसके बैंक पे बनाए गए। क्यों वहाँ पे क्यों बने सभी, मोस्टली जितने थिएटर एस्टेब्लिश हुए हैं, दे वर बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ थेम्स, बिकॉज जो प्यूरिटन होते हैं ना, वो इनको पसंद नहीं कर रहे थिएटर्स को। वो बोलते हैं आपको अगर थिएटर चलाना है, ड्रामा प्ले करना है, तो आप सिटी से बाहर रहिए, हम सिटी के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस नहीं होने देंगे। ठीक है, कहाँ से चला ड्रामा और कहाँ पे एंड हुआ, एंड नहीं हुआ मतलब कहाँ तक पहुँच गया, कहाँ से आया, पहले चर्च में होता था, फिर चर्च यार्ड में आया, फिर टाउन में आ गया, लेकिन अब टाउन से भी बाहर निकाल दिया, बोला थेम्स के किनारे जाओ आप। ठीक है, अब आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज हमने क्या क्या किया है, हमने किया है डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। ड्रामा में 3 टाइप से है,
जो मिडिवल है, मोरालिटी है, और हमारा क्या था, रेनेसा ड्रामा। ठीक है, रेनेसा ड्रामा में हमने इनके कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं, तो इनको अच्छे से लर्न करना। थैंक्स फॉर योर प्रीसियस टाइम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।